गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है? ये वो प्रोसेस है जिसमें हम फूड के ऑक्सीडेशन से एनर्जी लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, उसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं। मेनली दो टाइप की होती है रेस्पिरेशन, एरोबिक एंड एनएरोबिक। क्या डिफरेंस है इनमें? एरोबिक जैसा कि नाम है, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी, और एनएरोबिक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगी। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी बनते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में। एनएरोबिक में लैक्टिक एसिड मसल्स में बनता है, और इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड ये यीस्ट से बनती है। टोटल ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है एरोबिक रेस्पिरेशन में, 38 एटीपी रिलीज होते हैं, जबकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन में बहुत ही कम एनर्जी रिलीज होती है, ओनली 2 एटीपी आर रिलीज्ड। और एरोबिक रेस्पिरेशन में फूड की कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाती है, यानी जो कार्बोहाइड्रेट फूड है वो कंप्लीटली कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होती है। अब हम टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन करें इस फ्लो चार्ट की हेल्प से। इस फ्लो चार्ट की हेल्प से हम समझते हैं ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन मोलिक्यूल है, ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होती है, इसको हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ग्लाइको एंड लाइसिस यानी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। पहला स्टेप इसमें ये पाइरूवेट बनेगा जो कि 3 कार्बन मोलिक्यूल है, ये 2 मोलिक्यूल बन जाएंगे पाइरूवेट के। अब ये तो चाहे कोई एरोबिक रेस्पिरेशन है या एनएरोबिक है, कॉमन स्टेप है। अब हम देखते हैं कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है। यीस्ट सेल में जब ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो पाइरूवेट जो है ये किस में कन्वर्ट होगा? इथेनॉल, C2H5OH, कार्बन डाइऑक्साइड, और एनर्जी इज रिलीज्ड इन फॉर्म ऑफ एटीपी। इसी तरह मसल्स में जब आप बहुत ज्यादा एक्टिविटी करते हो, एक्सरसाइज करते हो, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। उस केस में लैक्टिक एसिड, ये जो पाइरूविक एसिड होता है ना, पाइरूवेट, ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और लैक्टिक एसिड अक्यूमुलेट हो जाता है मसल्स में, और हमें मस्कुलर पेन इस लैक्टिक एसिड की अक्यूमुलेशन की वजह से ही होता है, और थोड़ी एनर्जी भी रिलीज होती है। लेकिन जब ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है ये माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनल का नाम है जिसमें ये होती है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कोई भी सबस्ट्रेट है, देखो स्टार्ट हमने यहाँ से किया था ग्लूकोज से, ये पाइरूवेट, और पाइरूवेट से कंप्लीट इसका ऑक्सीडेशन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, वाटर बन गया, और एनर्जी रिलीज हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बिल्कुल अच्छी तरह से याद करना है आपने। अब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पे आ जाते हैं। सबसे पहले कौन से ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व है, ये मैंने आपको बता ही दिया कि रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज से पाइरूविक एसिड का बनना है, इस स्टेप को हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, और ये स्टेप एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन दोनों में ही कॉमन है। अब रेस्पिरेशन में जो ऑर्गन इन्वॉल्व है वो है सबसे पहला नॉस्ट्रिल्स, ये जो नॉस्ट्रिल्स, फिर ये आ गई नेजल कैविटी। नेजल कैविटी के बाद है फेरिंक्स, जहां पे ये लास्ट पार्ट है इसका नेजल कैविटी का। फेरिंक्स के बाद ये विंड पाइप या ट्रैकिया इसको हम कहते हैं। अब ये ट्रैकिया डिवाइड होके बन गए ये 2 ब्रोंकियोल, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई जो है ये फर्दर डिवाइड होंगे लंग्स के अंदर, तो ब्रोंकियोल्स कहेंगे इनको हम। और ब्रोंकियोल्स की जो फाइन ऑर्डर की ये ब्रांचेस हैं, इनके ऊपर ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर होती है जिनको हम एल्वियोलाई कहते हैं। ये पूरा का पूरा लंग हो गया, लंग्स, और ये डायाफ्राम होता है।
इस डायाफ्राम की हेल्प से, और ऊपर की तरफ रिब केज प्रेजेंट होता है। जो हमारी थोरेसिक कैविटी है वो बिल्कुल एयर टाइट कैविटी होती है। अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की हम डिटेल करते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट होता है पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल से। एयर नॉस्ट्रिल से कहाँ जाती है? नेजल कैविटी में, और नेजल कैविटी से फेरिंक्स, और फेरिंक्स फिर खुलता है ट्रैकिया में, और यहाँ पे ग्लोटिस प्रेजेंट होता है। ग्लोटिस का क्या रोल है कि जब एयर जाएगी तो ग्लोटिस विंड पाइप को कवर करता है, इसको फूड पाइप को कवर करेगा, और जब हम फूड स्वेलो कर रहे हैं ना, तो वो ग्लोटिस विंड पाइप को कवर कर लेता है, ताकि फूड का कोई छोटा सा भी पार्टिकल हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर ना जाए। अगर गलती से चला, कई बार आप बोलते हो और खांसी आती है ना, फिर तो खाना खाते हुए जब हम बोलते हैं तो क्या होता है, थोड़ा बहुत खाना हमारी विंड पाइप में चला जाता है, और जब तक वो निकलेगा नहीं ना, तब तक आपको खांसी आती रहेगी। अब ये ट्रैकिया जो है, विंड पाइप, ये डिवाइड हो गई किसमें? ब्रोंकाई में, और ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड हो गई ब्रोंकियोल्स में। अब ब्रोंकियोल्स की फाइन जो ऑर्डर की ब्रांचेस हैं वो है एल्वियोलाई। एल्वियोलर डक्ट, उनके ऊपर एल्वियोलाई प्रेजेंट होती है, सैक लाइक स्ट्रक्चर। इनकी वॉल एकदम थिन होती है, सिंगल लेयर्ड होती है ये, और इनके अराउंड कैपिलरीज भी प्रेजेंट होती हैं। तो कैपिलरीज भी सिंगल लेयर्ड होती हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो एल्वियोलाई से कैपिलरीज में होगा। ऑक्सीजन तो एल्वियोलाई से कैपिलरीज में जाएगी, और कैपिलरीज से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में आएगी। अब करेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें रेस्पिरेटरी सरफेस की, तो सरफेस एरिया लार्ज होना चाहिए, ताकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस या डिफ्यूजन हम कह सकते हैं वो ज्यादा हो। फिर जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो मॉइस्ट होना चाहिए, क्योंकि रेस्पिरेटरी जो गैसेस हैं वो सिर्फ मेम्ब्रेन को तभी क्रॉस करेंगी जब वो वाटर में डिसॉल्व होंगी। फिर रेस्पिरेटरी सरफेस थिन एंड डेलिकेट होना चाहिए, ताकि मैक्सिमम एक्सचेंज हो सके गैसेस का, और इसमें रिच ब्लड सप्लाई होनी चाहिए, ताकि ब्लड में जो एक्सचेंज होना है गैसेस का वो फटाफट हो जाए। अब रेट ऑफ ब्रीदिंग एक्वेटिक एनिमल्स में बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल। पानी में रहने वाले एनिमल्स क्या होता है कि वो ऑक्सीजन जो पानी में डिसॉल्व्ड है उसी से सांस लेते हैं ना, तो जो ऑक्सीजन पानी में डिसॉल्व्ड है उसकी कंसंट्रेशन कम है, जबकि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हवा में जो ऑक्सीजन है उसको लेते हैं, हवा में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो इसलिए जो पानी में रहने वाले जीव हैं उनको फास्टली ब्रीथ करना पड़ता है, जल्दी जल्दी सांस लेनी पड़ती है, ताकि उनको ज्यादा ऑक्सीजन मिल पाए। अब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग अगर हम करें तो इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, इसको हम इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन भी कह सकते हैं। इनहेलेशन के टाइम क्या होता है, इंटरकोस्टल मसल्स, ये मसल्स अटैच्ड होती हैं रिब्स के साथ, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल होती हैं और इंटरनल इंटरकोस्टल होती हैं, और डायफ्राम की मसल्स ये कॉन्ट्रैक्ट होंगी जब हम इनहेल करेंगे, तो रिब्स जो हैं वो ऊपर की तरफ मूव करेंगे और डायफ्राम नीचे की तरफ। रिब्स ऐसे हो जाए, ऐसे इस तरह से फैलेंगी और डायफ्राम नीचे हो जाएगा। तो ओवरऑल जो चेस्ट कैविटी, इसको थोरेसिक कैविटी भी कहते हैं, इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, और जब वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो लंग्स में प्रेशर डिक्रीज हो गया, एटमॉस्फेरिक एयर का प्रेशर ज्यादा है, तो इसलिए एटमॉस्फेयर से एयर लंग्स के अंदर आएगी। ये हो गया इनहेलेशन। अब एक्सहेलेशन, एक्सहेलेशन के टाइम में क्या होता है कि जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं और डायफ्राम के मसल्स हैं वो रिलैक्स होंगी। रिलैक्स होंगी तो रिब्स जो हैं नीचे की तरफ मूव करेंगी और इनवर्ड मूव करेंगी, और डायफ्राम जो है वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा।
इससे चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, और डिक्रीज होने से प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, और जब प्रेशर इंक्रीज हो गया तो एयर विल गो आउट।